Welcome everyone, I am Dr. Isha Singh. In today's video, I will discuss the multiple choice questions of Raman and microwave spectroscopy. And this is the last video of this module. So let's start with a quick review of Raman and microwave. So what do we understand by Raman spectroscopy? Basically this technique is based on the scattering of light. इससे पहले हमने UV visible पढ़ी है, IR spectroscopy पढ़ी है, वो दोनों ही हमारी absorption technique पर based हैं. But Raman is based ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसकी वजह से हमारे कंपाउंड के अंदर डिफरेंट रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंजेस होते हैं, जिनकी स्टडी हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं. और सबसे पहले इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिस्कवर करने वाले हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थे डॉक्टर CV रमन. तो उन्हीं के नाम पर इस टेक्निक को हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक कहते हैं. हमारी जो रमन स्कैटरिंग होती है या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को जब हम अप्लाई करते हैं तो इसके लिए वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने वाटर को यूज़ नहीं किया था. सिमिलरली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी के लिए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं, बट फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर यूज्ड. ये पूरी की पूरी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कैटरिंग ऑफ लाइट या रमन स्कैटरिंग पर बेस्ड होती है. तो अगर हम अलग अलग टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को कंसीडर करें, जैसे न्यू नॉट हमारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हो और न्यू आर हमारे पास स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी हो, तो कुछ कंडीशंस होती हैं कि जब भी हमारे किसी सैम्पल कंपाउंड से लाइट की स्कैटरिंग होती है, यानी हमने जो इंसिडेंट रेडिएशन इसके ऊपर डाली वो रेडिएशन अलग अलग डायरेक्शन में राइट एंगल बनाते हुए स्कैटर्ड हो जाती है. तो इस स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी में 3 अलग अलग कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं. जिस लाइट बीम की हम यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट, और जो स्कैटर्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम या तो न्यू एस कह सकते हैं या फिर हम रमन के नाम पर इसको न्यू आर कह सकते हैं. तो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू आर से कंसिडर करा. तो जो स्कैटर्ड लाइट है वो या तो सेम फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, यानी न्यू नॉट और न्यू आर बराबर हो जाएं, या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है. तो ये 3 कंडीशंस हमारे पास यहाँ पर डेवलप होती हैं कि इफ़ वी आर कंसीडरिंग द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू नॉट और न्यू आर दोनों बराबर हों, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रेले स्कैटरिंग या रेले लाइंस. लेकिन अगर न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, दैट इज़ न्यू नॉट इज़ ग्रेटर देन न्यू आर, तो ये हमारी कहलाती है स्टोक्स लाइन. और थर्ड कंडीशन में न्यू नॉट यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम है और जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज एंटी स्टोक्स लाइन. अगर हम अपनी स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन को कंबाइन कर दें, यानी अगर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस डेवलप होते हैं तभी हम उन चेंजेस के बेसिस पर इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को रमन स्कैटरिंग कहते हैं. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है तो उसे हम केवल और केवल रेले स्कैटरिंग कहते हैं. दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रमन स्कैटरिंग. रमन स्कैटरिंग के लिए इट इज़ नेसेसरी कंडीशन कि देयर शुड बी अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, या तो वो कम फ्रीक्वेंसी हो या फिर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए. और इसी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को हम कंसिडर करते हैं रमन शिफ्ट की फॉर्म में, यानी इंसिडेंट और स्कैटर्ड लाइट के बीच का डिफरेंस, तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा न्यू. अगर हम स्टोक्स लाइन की बात करें तो स्टोक्स लाइन के लिए हमारे पास जो न्यू नॉट की वैल्यू होती है ये ज़्यादा होती है न्यू आर से, और अगर हम एंटी स्टोक्स की बात करें तो न्यू आर की वैल्यू ज़्यादा होती है न्यू नॉट से. तो हमें हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है, क्योंकि ये जो डेल्टा न्यू की वैल्यू है ये दोनों के लिए सिमिलर होती है. जैसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि डेल्टा न्यू फॉर स्टोक्स लाइन एंड डेल्टा न्यू फॉर एंटी स्टोक्स लाइन. तो इस हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से जितनी नीचे बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी की तरफ हम जाएंगे वो हमारी एंटी स्टोक्स लाइन होती चली जाएंगी, जितनी ऊपर की फ्रीक्वेंसी की तरफ हम जाएंगे वो हमारी स्टोक्स लाइन होती चली जाएंगी. तो इसी बेसिस पर हम अपनी दोनों स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन के लिए रमन शिफ्ट को कैलकुलेट करते हैं. फॉर स्टोक्स डेल्टा न्यू विल बी न्यू नॉट माइनस न्यू आर, एंड फॉर एंटी स्टोक्स इट विल बी न्यू आर माइनस न्यू नॉट. If we are considering the effect of temperature on Stokes and anti-Stokes line या रमन स्कैटरिंग, तो रूम टेम्परेचर पर हमें हमेशा स्टोक्स लाइन ज़्यादा मिलती हैं और हाई टेम्परेचर पर हमेशा एंटी स्टोक्स लाइन जो होती हैं वो ज़्यादा इंटेंस होती हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड विद द सिलेक्शन रूल ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेक्शन रूल है ये हमारे IR के जस्ट ऑपोजिट होता है.
IR के लिए मॉलिक्यूल शुड हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल में होनी चाहिए पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है, अगर उनको यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उनके अंदर एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप होता है, एंड दैट इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। तो वो सभी मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स IR के लिए इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रमन में एक्टिव होते हैं, और अगर IR में एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं तो वो हमेशा रमन के लिए इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है तो ये H2 मॉलिक्यूल IR के लिए इनएक्टिव होगा, लेकिन यही H2 मॉलिक्यूल रमन के लिए एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। तो वाइसी वर्सा वाली कंडीशन यहाँ पर होती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है और इससे हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करते हैं। इससे हमें अलग से फंक्शनल ग्रुप या टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं पता चलता है, बल्कि ये हमारे पूरे मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करता है। जो रेंज होती है माइक्रोवेव रीजन की वो 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज हम कह सकते हैं, या फिर हम इसको 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर की रेंज में भी कंसिडर करते हैं। बट ये टेक्निक जो है ये लिमिटेड होती है गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी गैसियस स्टेट में नहीं है तो दैट विल नॉट बी एक्टिव इन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। जितने भी सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है दैट इज़ नॉट क्वांटाइज्ड, तो इसलिए ये केवल और केवल गैसियस मॉलिक्यूल्स पर वर्क करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होना कंपलसरी है। अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल है और परमानेंट डायपोल मोमेंट है तो दैट विल बी माइक्रोवेव एक्टिव, अदरवाइज इट विल बी इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होते हैं, या तो एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन। एब्जॉर्प्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र हमेशा इंसिडेंट रेडिएशन से मॉलिक्यूल के अंदर होता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल एनर्जी को एमिट कर रहा है टू इंसिडेंट रेडिएशन, यानी अपने अंदर से ट्रांसफ़र कर रहा है इंसिडेंट रेडिएशन को, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज एमिशन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मॉलिक्यूल ने अगर एब्जॉर्ब किया दैट विल बी एब्जॉर्प्शन, और अगर मॉलिक्यूल ने एमिट किया तो दैट विल बी एमिशन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो मूविंग फॉरवर्ड with some multiple choice questions of these two techniques. So first we have scattering of light was observed by. तो scattering of light को हम रमन स्कैटरिंग भी कहते हैं, तो नाम से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले थे डॉक्टर CV रमन। नेक्स्ट इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन absorption of light, reflection of light, transmission और scattering. So it is the only technique which is based on scattering of light. ये ना तो absorption पर based है, ना ही transmission या reflection पर based है। Next is question number 3, that is Raman spectroscopy involves the study of vibrational energy changes, rotational energy changes, vibrational and rotational both type of energy changes or none of the above. सो हमने रमन के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि यहाँ पर हमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों तरीके के एनर्जी चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, सो वी विल गो विद ऑप्शन सी। नेक्स्ट वी हैव व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज मेड टू फॉल ऑन अ सैम्पल कंपाउंड, द स्कैटर्ड लाइट में कंटेन्स लाइन्स ऑफ। यानी जब भी हम किसी सैम्पल कंपाउंड के ऊपर किसी इंसिडेंट रेडिएशन को डाल रहे हैं तो जो स्कैटर्ड लाइट है उसमें किस तरीके की लाइंस हो सकती हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, देन लोअर फ्रीक्वेंसी, देन हायर फ्रीक्वेंसी। तो हमने रमन लाइंस की फॉर्म में लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी को पढ़ा है, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हमने रेले लाइंस को पढ़ा है। तो हमारी ये तीनों तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं स्कैटर्ड लाइट के अंदर। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट मैचिंग फॉर स्कैटर्ड लाइंस ऑफ। एक तरफ हमें दी है फ्रीक्वेंसी और एक तरफ हमें दी है टाइप ऑफ लाइन। सो लेट्स सी, फर्स्ट वी हैव लो फ्रीक्वेंसी, यानी अगर हमारी जो इंसिडेंट है वो न्यू नॉट है और जो स्कैटर्ड है वो न्यू आर है, वी हैव दिस टाइप ऑफ कंडीशन, तो इसको हम कहते हैं स्टोक्स लाइन।
सेकेंड वी हैव हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब कुछ इस तरीके से हो गया, स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसको हम कंसिडर करते हैं एंटी स्टोक्स लाइन की फॉर्म में। और सिमिलर फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू आर, इट विल बी कंसिडर्ड एज रेले लाइन्स। तो अगर हम अपनी इन तीनों कंडीशंस को कंसिडर करें तो वी विल गो विद ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज रमन स्कैटरिंग कंसिस्ट ऑफ, तीन तरीके की लाइंस हमने पढ़ी, स्टोक्स, एंटी स्टोक्स और रिले। तो रिले लाइन तो हमारी रमन स्कैटरिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन हमारी रमन स्कैटरिंग का पार्ट होती हैं। तो बाकी के ऑप्शंस में कहीं ना कहीं रिले लाइन को इंक्लूड किया गया है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रमन स्कैटरिंग। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय रमन आर कॉल्ड। जितने भी ऑब्जर्वेशंस रमन इफेक्ट की फॉर्म में, रमन स्कैटरिंग की फॉर्म में सीवी रमन जी ने कंसिडर किए थे, ऑब्जर्व किए थे, उन सबको हम कहते हैं रमन इफेक्ट। सो वी विल गो विद ऑप्शन ए, दैट इज रमन इफेक्ट। नेक्स्ट वी हैव इफ कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड मॉलिक्यूल इज इनइलास्टिक, डैश टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज ऑब्जर्व्ड। और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि अगर कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है तो हमारी टाइप ऑफ स्कैटरिंग कौन सी कहलाती है। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्कैटरिंग है इन इलास्टिक कोलिजन, इसको हम रमन टाइप ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं। और जो इलास्टिक स्कैटरिंग है इसको हम रेले टाइप ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड लाइट इट, यानी डेल्टा न्यू। तो डेल्टा न्यू हमारा कहलाता है रमन शिफ्ट। तो ना तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ना बी, ना डी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रमन शिफ्ट। नेक्स्ट इज फॉर स्टोक्स लाइन्स रमन शिफ्ट इज, स्टोक्स लाइन के लिए मतलब है कि जो न्यू नॉट है दैट इज ग्रेटर देन न्यू आर। तो डेल्टा न्यू की वैल्यू जो होगी दैट विल बी न्यू नॉट माइनस न्यू आर, जो बड़ा है उसमें से हम छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज द डेल्टा न्यू फॉर स्टोक्स लाइन। सिमिलरली एंटी स्टोक्स लाइन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि न्यू नॉट छोटा होता है और न्यू आर बड़ा होता है। तो इस बार जब हम डेल्टा न्यू निकालेंगे तो हम न्यू आर में से न्यू नॉट को माइनस करेंगे। तो न्यू आर माइनस न्यू नॉट हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। Next is the selection rule for Raman spectroscopy says that a molecule will be Raman active if it has, तो selection rule के अकॉर्डिंग हमारे पास होती है polarizability, so we will go with option B। dipole moment होता है for IR spectroscopy, conjugation होता है for UV spectroscopy, but polarizability is for Raman spectroscopy, so option C is the correct option। Next is question number 14, polarizability is, पोलराइजेबिलिटी हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कहलाता है, जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। तो इट इज़ नॉट परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इट इज़ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बाय यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बट नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बाय यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, नहीं होता, और चेंज इन डाइपोल मोमेंट भी नहीं होता। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शंस आर मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलराइजेबिलिटी आर रमन एक्टिव, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। एंड नेक्स्ट वी हैव कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस आर यूज्ड, इट इज ऑल्सो करेक्ट। IR के लिए हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, रमन के लिए हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। सो ए, बी एंड ऑप्शन डी जो है ये हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है, बट वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Moving forward to the question number 16, that is at room temperature the lines which are more intense, और similarly question number 17 में हमसे high temperature पर पूछा गया है। तो रूम टेम्परेचर पर हमेशा स्टोक्स लाइन ज़्यादा इंटेंस होती हैं और हाई टेम्परेचर पर एंटी स्टोक्स लाइंस हमें ज़्यादा मिलती हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 वी विल गो विद ऑप्शन ए, एंड फॉर 17 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर डैश इन रमन एंड डैश इन IR। तो
रमन के लिए हमारा जो सिलेक्शन रूल है वो बताता है पोलराइजेबिलिटी को, और जो आईआर के लिए सिलेक्शन रूल है ये हमारा बताता है डाइपोल मोमेंट को। जितने भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज 0। तो डाइपोल मोमेंट 0 होने की वजह से ये आईआर तो इनएक्टिव होंगे, लेकिन इनके अंदर पोलराइजेबिलिटी होगी, यानी दीज विल बी रमन एक्टिव। सो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आएगा रमन एक्टिव एंड आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल। सो इस कॉम्बिनेशन में वी हैव ऑप्शन बी। सो इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज H2O इज डैश इन रमन एंड डैश इन IR। तो H2O में डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होने की वजह से ये IR के लिए तो एक्टिव होगा, लेकिन रमन के लिए इट विल बी इनएक्टिव मॉलिक्यूल। एंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन वी हैव इज ऑप्शन ए, दैट इज इनएक्टिव इन रमन एंड एक्टिव इन IR spectroscopy. Similarly, the next question we have CS2 molecule is active in dash and inactive in dash. इस बार हमें टेक्निक चूज़ करनी है। तो जो CO2 है इसके लिए भी डाइपोल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू है 0। तो डाइपोल मोमेंट 0 होने की वजह से इट विल बी एक्टिव इन रमन एंड इनएक्टिव इन IR। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज विच मॉलिक्यूल इज एक्टिव इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए डाइपोल मोमेंट जो है वो होना चाहिए 0। तो 0 डाइपोल मोमेंट हमारा H2 में भी है, Cl2 में भी है, SF6 में भी है। सो दैट मीन्स ये तीनों ही हमारे रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। सो वी विल गो विद ऑप्शन डी। Next question is, a sample was excited by the 2 into 10 raised to the power 3 angstrom line of mercury. The first anti-Stokes line appears at a spacing of 400 centimeter inverse from the Rayleigh line. Calculate the frequency of first Stokes line. हमें एक वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा नॉट, और साथ में हमें डेल्टा न्यू की वैल्यू दी गई है। किसके लिए? एंटी स्टोक्स लाइन के लिए हमें फाइंड आउट करनी है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट स्टोक्स लाइन, यानी स्टोक्स लाइन के लिए हमें न्यू आर फाइंड आउट करना है। तो जो सबसे पहले हमें इंसिडेंट वेवलेंथ दी है, इस इंसिडेंट वेवलेंथ को हम कन्वर्ट करेंगे वेव नंबर की फॉर्म में, यानी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा नॉट, और ये वैल्यू हमारे पास है 1/2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 एंगस्ट्रॉम। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर की फॉर्म में, और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगी वैल्यू 50,000 सेंटीमीटर इनवर्स। साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में डेल्टा न्यू की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 400 सेंटीमीटर इनवर्स। तो डेल्टा न्यू की वैल्यू स्टोक्स और एंटी स्टोक्स पर डिपेंड नहीं करती, ये डिफरेंस विद स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन विद हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो अगर हमें स्टोक्स लाइन के लिए कैलकुलेट करना है तो स्टोक्स लाइन के लिए जो डेल्टा न्यू की वैल्यू होगी वो हमेशा न्यू नॉट माइनस न्यू आर होगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास न्यू नॉट भी है और डेल्टा न्यू भी है, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ न्यू आर। तो जब हम न्यू आर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू। न्यू नॉट इज 50,000 एंड डेल्टा न्यू वी हैव इज 400। तो दोनों को माइनस करके हमारे पास आंसर आएगा 49600 सेंटीमीटर इनवर्स। सो आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। Next is using radiation of wavelength 4358 angstrom. A Raman line was observed at 4447 angstrom. Calculate the Raman shift in centimeter inverse. तो हमें डेल्टा न्यू फाइंड आउट करना है। हमें इंसिडेंट वेवलेंथ दे दी न्यू नॉट, हमें स्कैटर्ड वेवलेंथ दे दी न्यू आर। वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा न्यू। तो हमें पहले अपनी दोनों लैम्डा की वैल्यू को वेव नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो जब हम इंसिडेंट के लिए कन्वर्ट करेंगे तो we will have 1 upon lambda naught, that is 1 upon 4358 into 10 raised to the power minus 8, और इसको सॉल्व करने पर we will get 22946 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो सेकेंड वैल्यू हमारे पास आएगी स्कैटर्ड लाइट के लिए दैट इज़ वी हैव 1 upon 4447 into 10 raised to the power minus 8 सेंटीमीटर।
यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 22487 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें फाइंड आउट करनी है डेल्टा न्यू। तो डेल्टा न्यू के लिए हम जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, तो दैट इज़ न्यू नॉट माइनस न्यू आर, यानी 22946 माइनस 22487 and we will get the final answer that is 459 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से निकल कर आया। सो वी विल गो विद ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। For the next question we have, which technology enables the routine use of Raman spectroscopy? तो Raman spectroscopy के routine use को enable करने के लिए हम use करते हैं FTIR टेक्नोलॉजी को, और इस FTIR की full form होती है Fourier Transformation Infrared Spectroscopy. It is known as FTIR. Next is Raman lines are independent of the frequency of incident radiation. इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी भी फ्रीक्वेंसी की स्कैटर्ड लाइट को हम स्टडी कर सकते हैं। सो हेंस कैन बी स्टडीड इन विजिबल रीजन, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज रमन स्पेक्ट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड क्लियरली इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ कंपाउंड। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम सॉलिड्स पर, गैसेस पर और लिक्विड्स पर, तीनों पर अप्लाई कर सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के केस में। सो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर इन द सैंपल। ऐसा नहीं होता, बिकॉज हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ऑलरेडी अपने सैंपल को वाटर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, यानी वाटर कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। Moving forward to the questions of microwave spectroscopy, question number 29 is microwave spectroscopy is also known as, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इट इज़ अ प्योर रोटेशनल टेक्निक। तो ना तो हम वाइब्रेशनल पर जाएंगे, ना वाइब्रेशनल रोटेशनल, ना इलेक्ट्रॉनिक, वी विल गो विद ऑप्शन डी, दैट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट इज द रेंज फॉर प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव रेडिएशंस की जो रेंज होती है वो हमारी 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक की कैटेगरी को बिलोंग करती है, या फिर इसको हम 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर की रेंज तक भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 31, if transfer of energy takes place from incident microwave radiation to the molecule, इंसिडेंट से मॉलिक्यूल की तरफ अगर ट्रांसफ़र होता है दैट मीन्स मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करता है। तो अगर मॉलिक्यूल एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है तो हमेशा ऐसे ट्रांसफ़र को हम एब्जॉर्प्शन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल से माइक्रोवेव की तरफ होता है, मॉलिक्यूल से माइक्रोवेव की तरफ होने का मतलब है हमारा मॉलिक्यूल इसका एमिशन कर रहा है। ऊपर वाली कंडीशन में हमारे पास था एब्जॉर्प्शन और इस कंडीशन में हमारे पास है एमिशन। तो दिस इज नोन एज एमिशन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज और आर रोटेशनली एक्टिव इफ ऑल आर इन देयर गैसियस स्टेट। तो पहली कंडीशन गैसियस स्टेट यहाँ फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है डाइपोल मोमेंट की। तो इन HCl में डाइपोल मोमेंट होता है, HF में भी होता है और CO में भी होता है। सो ये तीनों ही हमारे माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, क्योंकि तीनों में ही दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं। इन सब के लिए डाइपोल मोमेंट भी है और साथ ही साथ ये सब हमारे गैसियस फेज में भी प्रेजेंट है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज माइक्रोवेव इनएक्टिव। तो माइक्रोवेव इनएक्टिव होने के लिए या तो गैसियस फेज ना हो या फिर परमानेंट डाइपोल मोमेंट ना हो। तो H2O में डाइपोल मोमेंट होता है, CH3Cl में भी डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन CO2 में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो हमारा जो CO2 मॉलिक्यूल है दैट विल नॉट बी माइक्रोवेव एक्टिव, यानी ये हमारा माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल कहलाएगा। बाकी के दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज टू शो रोटेशनल स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल शुड पजेस। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में दोनों कंडीशंस देखी, सबसे पहले गैसियस स्टेट और दूसरी चीज़ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। सो ना तो पोलराइजेबिलिटी, ना ही इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट और ना ही हम इसमें से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं।
तो हम ऑप्शन ए को कंसिडर करेंगे गैसियस स्टेट एंड परमानेंट डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में. Moving to the last question of this video, that is solid and liquid compounds are rotationally inactive. तो माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए गैसियस मॉलिक्यूल होना कंपलसरी है, क्योंकि जितने भी सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं ये हमारे माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. बट वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट रीजन. सो द ऑप्शंस आर, they have only polarizability, interaction of radiation is not possible, rotational energy level are not quantized, or none of the above. So option C is the correct option, that is rotational energy level are not quantized. So these are some questions related to Raman and microwave spectroscopy. If you are having any kind of query or suggestion, so you can write down in comment box. Thank you so much.